हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन क्लासेस 4G में। तो ये है साइंस क्वेश्चन का पार्ट 5। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल भारी बारिश के कारण की वजह से कुछ नेटवर्क की समस्या थी, जिस वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी। तो चलिए आज हम आपके लिए लेके आए हैं पार्ट 5। ठीक, तो इसमें कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, जैसा कि इससे पहले वाली वीडियो में आपको मिले थे। तो चलिए विलंब ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम आज के क्वेश्चन देखते हैं कि आज हम इन क्वेश्चनों से क्या क्या सीख सकते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता। तो मानव शरीर में खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता, यानी कि मानव के शरीर के अंदर जो खून होता है वो कब नहीं जमता, जब उसमें क्या होता है, हेपेरिन। जो हेपेरिन नामक जो एंजाइम होता है, हार्मोन होता है, ये क्या करता है, ये मानव शरीर के जो अंदर खून जो उपस्थित होता है उसको जमने नहीं देता। और जब हमें कोई चोट वगैरह या हल्की सी खरोंच वगैरह हो जाती है, जब हमारा वहाँ से खून निकलता है, तो उसको जमने में कौन सहायक होता है, विटामिन के। कौन सहायक होता है, विटामिन के, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में पाए जाते हैं। तो जीवों में जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं वो संतान में किन कारकों से आते हैं, किन कारणों से आते हैं, तो वो आते हैं क्रोमोसोम के द्वारा। किसके द्वारा, क्रोमोसोम के द्वारा। ठीक, किसके द्वारा आते हैं, क्रोमोसोम के द्वारा। जैसे एक मानव में कितने गुणसूत्र, क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र, तो कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं मेल में, तो मेल में पाए जाते हैं 22 युग्म। मेल में होते हैं 22 युग्म, यानी कि 22 जोड़े प्लस एक्स और वाई। और महिलाओं में कितने होते हैं, 23 जोड़े गुणसूत्र। कितने, 23। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे अगला जो क्वेश्चन है वो है, प्रकाश के किन रंगों को पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है। तो वो प्रकाश के कौन से रंग हैं जो पौधे सबसे अधिक अवशोषण जिनका करते हैं। अवशोषण का मतलब होता है उनको अपने में मिला लेते हैं। तो वो प्रकाश के वो रंग हैं, कौन कौन से रंग हैं। आपने प्राइमरी कलर सुने हैं, प्रकाश में जो प्राइमरी कलर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, RGB, यानी कि रेड, ग्रीन और ब्लू। तो उनमें से क्या होता है कि नीले को, यानी कि ब्लू कलर को और रेड कलर को जो पौधा होता है वो क्या कर लेता है, अवशोषण कर लेता है, उनको अवशोषित कर लेता है। ठीक, तो नीले के और लाल रंग को क्या कर लेता है, अवशोषण कर लेता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं। तो जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं इनको हम किस नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे किसी की रिपोर्ट वगैरह जब आती है, ब्लड की रिपोर्ट जब हम उसको कराते हैं, तो उसमें RBC जो होती हैं वो आती हैं एरिथ्रोसाइट्स के नाम से। किसके साइट्स के नाम से, एरिथ्रोसाइट्स। ठीक, एरिथ्रोसाइट्स का मतलब होता है लाल रक्त कणिकाएं, यानी कि RBC। क्या होता है, RBC, यानी रेड ब्लड कॉर्पसेल्स या रेड ब्लड सेल्स। बहुत से लोग लाल रक्त कणिकाएं ना कह के लाल रक्त कोशिकाएं कह लेते हैं। ठीक है, वो भी ठीक है। चलो अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है। तो मानव का जो पाचन तंत्र होता है, इसमें जो पाचन की क्रिया होती है वो आपने अगर पढ़ा होगा तो वहाँ पे बताया गया होगा कि मानव के शरीर की जो पाचन क्रिया है वो भोजन के मुख में आने के बाद से ही प्रारंभ हो जाती है। यानी कि मुख्य गुहिका या मुख्य गुहिका कहाँ से स्टार्ट होती है, मुख्य गुहिका से स्टार्ट हो जाती है मानव के पाचन तंत्र में पाचन की
प्रक्रिया, यानी कि भोजन का पचना कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, जैसे ही उसमें लार मिक्स करती है हमारी जीभ, तो जीभ के द्वारा जैसे लार को मिक्स किया जाता है भोजन में, तो उसी के बाद से वो भोजन क्या हो जाता है, पचना स्टार्ट हो जाता है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? तो बताइए पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो कंडीशन होती है वो कब होती है, जब प्रकाश क्या होता है, हीरे से कांच में जाता है। कब होता है? जब प्रकाश जो है वो हीरे से किस में जाए, कांच में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। तो जो ऊष्मा है, एनर्जी है, हीट है, उसका सबसे अच्छा जो चालक है वो क्या है, सिल्वर यानी कि चांदी। क्या है? चांदी। ये तांबे से भी अच्छा चालक होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉर्न सिल्वर। हॉर्न सिल्वर क्या है? हॉर्न सिल्वर क्या है, यानी कि यहाँ पे उन्होंने उसका फॉर्मूला पूछा है, तो आप उसका फॉर्मूला बता सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं अणुसूत्र। तो हॉर्न सिल्वर जो है वो है AgCl। क्या है? AgCl। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो जो नाभिकीय रिएक्टर है उसमें किसके द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है? ऊर्जा जो उत्पन्न होती है वो आपसे पूछा गया है। तो बताइए नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो वो है नियंत्रित नाभिकीय विखंडन द्वारा। किसके द्वारा? नियंत्रित नाभिकीय विखंडन द्वारा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला जो है वो है पित्त का संचय किसमें होता है? तो जो पित्त है, पित्त का संचय यानी पित्त को स्टोर किसमें किया जाता है? पित्त यानी कि पाइल जूस। तो ये होता है पित्ताशय में। किसमें? पित्ताशय में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है एंथ्रोलॉजी का संबंध है। तो एंथ्रोलॉजी का संबंध किससे है? तो एंथ्रोलॉजी का जो संबंध है वो है पुष्पों के अध्ययन से। किससे? पुष्पों के अध्ययन से। ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए इस पेज का जो आखिरी क्वेश्चन है वो है मरीचिका का कारण है। तो जो मरीचिका बनती है उसका मुख्य कारण क्या है? चलिए मरीचिका बनने का कारण देख लेते हैं। तो मरीचिका बनने का जो कारण है वो क्या है? वायु की परतों द्वारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो जो वायु की परतें होती हैं उनमें जब प्रकाश टकराता है तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो घटना होती है उसको हम क्या कहते हैं? मरीचिका। तो मरीचिका कहाँ देखने को मिलती है? मरीचिका में ये होता है कि हमको वहाँ पानी जैसा सिस्टम दिखाई देता है कि वहाँ पे सामने पानी हो, जैसे आपको हाईवे पे ये दिखाई दे सकता है। या बोलते हैं रेगिस्तान। रेगिस्तान में अक्सर मरीचिका के किस्से सुनने को मिलते हैं। ठीक, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अपने अगले पेज पे चलते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है बर्फ़ पानी में क्यों तैरती है? तो जो बर्फ़ है वो पानी में क्यों तैरती है, चलिए इसके लिए बात करते हैं। तो जो बर्फ़ का घनत्व यानी बर्फ़ की जो डेंसिटी होती है वो पानी से कैसी होती है? कम होती है। यानी इसी कारण बर्फ़ का घनत्व पानी से कम होता है। इसी कारण क्या होता है, बर्फ़ जो है वो पानी पे तैरती है। घनत्व का मतलब होता है सघनता से, यानी कि जो बर्फ़ के जो अणु हैं वो पानी के अणुओं की अपेक्षा दूर दूर होते हैं। ठीक है, जब दूर दूर होंगे तो इससे क्या होगा, डेंसिटी उनकी कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। इस कारण जो है वो पानी पे बर्फ़ जो है वो तैरती रहती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है टीचर आयोडीन क्या है? तो टीचर आयोडीन है वो क्या है? आपने आयोडीन का नाम तो सुना होगा, लेकिन ये है टीचर आयोडीन, उसी से संबंधित है, उसी का एक रूप है। चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो टीचर आयोडीन क्या है? आयोडीन का एल्कोहलिक विलयन, यानी कि जब आयोडीन का जो एल्कोहलिक विलयन जो तैयार होता है उसको हम क्या बोलते हैं? टीचर आयोडीन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है इंसुलिन एक प्रकार का है।
तो इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? तो इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। ठीक, इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। और आपको ये पता होगा जब किसी व्यक्ति में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो वो किस रोग से ग्रसित होता है? तो वो रोग से ग्रसित होता है मधुमेह, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं क्या? डायबिटीज़। क्या होता है उसका नाम? डायबिटीज़। अच्छा, इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि के द्वारा होता है? तो इंसुलिन हार्मोन जो है वो निकलता है अग्नाशय से। कहाँ से निकलता है? अग्नाशय से। तो चलिए, आपको जैसा कि पता है हम इस वीडियो में कितने क्वेश्चन कवर करते हैं? 20+ क्वेश्चन। तो चलिए, हम अपने 15 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसका नाम है एलपीजी का पूरा नाम है। तो एलपीजी का पूरा नाम पूछा है, तो एलपीजी का पूरा नाम क्या है बताइए? तो एलपीजी का पूरा नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या नाम है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। आपको ऑप्शन में नाम मिलेगा, वो सबसे पहला जो नाम होगा वो होगा लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। ये जो छोटे छोटे जो क्वेश्चन होते हैं ना, जो इजी होते हैं, जो आम तौर पे हमको याद होने चाहिए, पेपर में अक्सर गलतियाँ उन्हीं से होती हैं। तो ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को कि एलपीजी का पूरा नाम अगर पूछा जाए पेपर में तो आपकी क्या लिखना है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ना कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है? तो जो पानी का जो अधिकतम घनत्व होता है वो कब होता है? किस टेम्परेचर पे जो पानी होता है वो सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाला होता है, उसका घनत्व सबसे ज़्यादा होता है? तो वो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। कब? 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक, ध्यान रखिएगा, ये यूनिवर्सल क्वेश्चन है। ठीक, ये आपसे कभी भी पूछा जा सकता है अगर साइंस के टॉपिक में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हमारा 18th क्वेश्चन है वो है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस। जो कच्चे फल होते हैं उनको कृत्रिम का मतलब समझते होंगे मानव निर्मित। ठीक, प्रकृति द्वारा फल कब पकेगा? पेड़ पे। लेकिन हम क्या करते हैं? हम कच्चे फलों को इकट्ठा करते हैं और इंसान के द्वारा, मनुष्य के द्वारा उसको पकाया जाता है। तो उस विधि को हम बोलते हैं कृत्रिम। ठीक, तो कच्चे फलों को जब कृत्रिम तरीके से पकाया जाता है तो उसके लिए हम एक गैस यूज़ करते हैं। तो उस गैस का नाम पूछा गया है। तो वो गैस है एथिलीन, इथिलीन या एसिटिलीन। क्या नाम उस गैस का? इथिलीन या एसिटिलीन। ध्यान रखिएगा, आमतौर पे भी आपसे कोई पूछ सकता है कि वो गैस कौन सी होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, रेफ्रिजरेटर में शीतन किस प्रकार होता है? शीतन का मतलब होता है कि रेफ्रिजरेटर जो है वो ठंडा किस प्रकार होता है। शीतन का मतलब इससे है। तो जो रेफ्रिजरेटर ठंडे होने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है संपीड़ित गैस के सहसा प्रसार द्वारा। प्रसार का मतलब होता है फैलना। जो संपीड़ित जो गैस होती है वो जब रेफ्रिजरेटर में फैलती है उसके द्वारा वो शीतन होता है। शीतन यानी कि ठंडा होता है। तो ध्यान रखिएगा, संपीड़ित गैस के सहसा का मतलब होता है अचानक से, यानी कि जब वो अचानक उसमें फैलती है उसके द्वारा जो क्या होता है? रेफ्रिजरेटर ठंडा होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, उदासीनीकरण क्रिया में बनता है। तो जो उदासीनीकरण की जो क्रिया होती है उसमें किस चीज़ का निर्माण होता है? तो जब कोई वस्तु उदासीन हो जाएगी, ना उसमें प्लस चार्ज होगा ना माइनस चार्ज होगा, तो ऐसा जब बनके कोई पदार्थ तैयार होता है तो उसको बोलते हैं लवण तथा जल। तो उदासीनीकरण की जो क्रिया होती है उसमें मेनली क्या बनता है? लवण और जल। लवण और जल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, गैलेना का रासायनिक नाम क्या है? तो जो गैलेना है, गैलेना का रासायनिक नाम क्या है? गैलेना का रासायनिक नाम है लेड सल्फाइड। लेड सल्फाइड यानी कि PbS2। ठीक है, क्या है? PbS2।
H2, क्या बोलते हैं, लेड सल्फाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपने देखा हमने 20 क्वेश्चन कवर कर लिए और ये 21st क्वेश्चन था। ठीक, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है, किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है। तो जो घेंगा रोग होता है आपने देखा होगा, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं गॉइटर। ये जो गर्दन के नीचे वाला जो भाग होता है, गर्दन वाला जो भाग होता है, ये इसका आकार बढ़ता चला जाता है। जब इसका आकार बढ़ता जाता है तो वो क्या होता है, वो किस तत्व की कमी से होता है, तो वो होता है आयोडीन की कमी से। और आपने टीवी चैनल पे ऐड देखे होंगे, तो जैसे नमक का ऐड आता है, सॉल्ट का जो ऐड आता है, उसमें ये बताया जाता है कि आयोडीन युक्त ये नमक, वो नमक, इस तरीके से जो चीज़ें होती हैं। तो ये होता क्या है, ये पदार्थ हमें मेनली कहाँ से मिलता है, नमक के माध्यम से। ठीक है, तो नमक अच्छा वाला खाएं, जिससे कि आपको इस तत्व की कभी कमी ना हो और आप घेंगा रोग से कभी पीड़ित ना हो। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो लोहे पर जब जंग लगती है तो आपको पता होगा ये किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। आपको ऑप्शन में मिलेगा रासायनिक अभिक्रिया, भौतिक अभिक्रिया, प्रतिक्रिया की अभिक्रिया, या इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो आपको वहाँ पर टिक क्या करना है, तो लोहे पर जो जंग लगती है वो रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण होता है। किसका उदाहरण होता है, रासायनिक अभिक्रिया का। तो ध्यान रखिएगा। और हम पहुँच चुके हैं अपने अंतिम क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए आज जो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन का जो नंबर थे वो कितने थे, केवल 24, और हम लास्ट क्वेश्चन पे हैं। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है। तो जो अल्जाइमर में क्या होता है, अल्जाइमर में मनुष्य को भूलने की बीमारियां हो जाती हैं, उसको कुछ याद नहीं रहता है। तो ये जो रोग है ये संबंधित है मस्तिष्क से, यानी कि दिमाग से। मनुष्य को जो अल्जाइमर रोग होता है वो किसको प्रभावित करता है, वो प्रभावित करता है उसके मस्तिष्क को, उसके दिमाग को। ठीक, चलिए ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। वीडियो हमारी कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो में कोई कमी लगती है तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि इस वीडियो में आप ये सुधार कर सकते हैं, जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। आप उस चीज़ को अवश्य कमेंट में मुझे बता सकते हैं। ठीक, चलिए मिलते हैं अगली किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।